मतलब जो सरकार द्वारा बताए गए नियम है, जो सरकार द्वारा बताए गए रूल्स हैं, उनका पालन करें और अपने घर पर रहें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहें और हो सके तो जो फिजिकल दूरी है यानी जो शारीरिक दूरी है उसे बनाकर रखें, 1 मीटर की दूरी, और अपने मतलब जो चेहरा या हाथ पैर उन्हें जो साबुन से धोएं। अर्थात सरकार द्वारा जो बताए गए नियम है उनका हमें पूरी तरह से पालन करना है। और देखिए दोस्तों, जब तक हम एक नहीं हो सकते तब तक हम किसी भी चीज पर सफल नहीं हो सकते या किसी भी चीज को हरा नहीं सकते। जैसा कि ये एक महामारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, अगर पूरा विश्व एक होकर इसका सामना करेगा तो तभी इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। इसी के तहत देखिए मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, भारत पर शासन करने में क्यों सफल रहे विदेशी, यानी जो विदेशी लोग थे वो भारत पर शासन करने में क्यों सफल रहे, यानी क्या रीजन रहे, क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से विदेशी लोग यहाँ आए, विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया, विदेशियों ने यहाँ अपने अपने तरह से धन लूटा, और मतलब कैसे वो सफल हुए। और अगर मान लो हमें क्या होना चाहिए था या कैसा होना चाहिए था जिसकी वजह से ये विदेशी सफल ना हो सकते थे, हमें कैसा होना चाहिए था ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं, काफी सारे देशों से लोग आए। जैसे बात करते हैं अरबी, तुर्क आए, फारसी, और क्या हमारे अफगानी, उसके बाद पुर्तगाली, और उसके बाद हमारे अंग्रेज, डच, डैनिश, और हमारे क्या कह सकते हैं स्वीडिश। तो ये काफी सारे लोग हमारे यहाँ आए और सभी ने अपने अपने तरह से मतलब यहाँ कंपनियां स्थापित की और भारत को अपने अपने तरह से लूटा, भारत को अपने अपने तरह से ठगा और यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाया। आपस में लड़ाने का फायदा यह हुआ कि वो मतलब इस चीज में सफल हो गए, भारत पर शासन करने में और भारत की धन संपदा को लूटने में। तो देखिए चलते हैं, बात करते हैं कि देखिए सबसे पहला जैसा बात कर लेते हैं, हमने बताया ये पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली आए। पुर्तगाली कब आए भाई? 1498 ईस्वी में आए। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम में ये पूछ लेता है कि पुर्तगाली कब आए। फिर इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी भाई भारत को लूटा और ये इन्होंने सबसे पहले 1600 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित करी। उसके बाद डच आए। डच कब आए भाई? 1602 में ये डच आए। ठीक है, और इसके बाद आए डेनिश, ये 1616 ईस्वी में आए। और इसके बाद फ्रांसीसी आए, ये फ्रांसीसी आए 1644 ईस्वी में। और उसके बाद स्वीडिश ये आए 1731 ईस्वी में। तो ये आए विदेशी और विदेशियों ने अपने अपने तरह से भारत को लूटा, भारत को छलनी किया, भारत के लोगों को आपस में लड़ाया और लोग ये पहचान नहीं पाए। इसका लाभ विदेशियों ने लिया। क्यों लिया? बात करते हैं हम कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम ये समझेंगे कि भारत पर शासन करने में और भारत की संपदा को लूटने में वो किस प्रकार सक्सेस हुए। देखिए पहला पॉइंट है हमारा आपसी मतभेद। आपसी मतभेद। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा पहला पॉइंट है कि यहाँ के जो राजा लोग थे, यहाँ के जो महाराज थे या कह सकते हैं जो सम्राट थे, उनके जो विचार थे उनमें आपस में मतभेद होता था। सभी के विचार एक नहीं होते थे, सभी अपने अपने तरह से बात को रखना चाहते थे, अपने अपने तरह से बात को कहना चाहते थे। अर्थात सभी का मत एक ना होने की वजह भी ये विदेशियों को जगह देने के लिए पर्याप्त साबित हुई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपसी मतभेद भी विदेशियों को भारत पर शासन करने के लिए काफी मतलब उनके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। दूसरा है दोस्तों यहां जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था, छुआछूत या वर्ण व्यवस्था। देखिए भारत को जातियों का भी देश कहा जाता है, तो यहां भारत में देखिए वर्ण व्यवस्था भी लागू थी, छुआछूत भी और जाति व्यवस्था भी लागू थी। यानी लोग अपने आप को, कुछ जातियां अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी और कुछ को श्रेष्ठ नहीं माना जाता था।
इसलिए कुछ जातियां अपने आप को जो श्रेष्ठ मानती थी वो उनका सहयोग नहीं लेती थी। इसी तरह से छुआछूत की भावनाएं जो भारत के लोग थे उनमें पाई जाती थी, अर्थात आपस में एक दूसरे को हे की दृष्टि से देखते थे, हे की यानी दूसरे को नीचा दिखाने की दृष्टि से देखते थे, और छोटे बड़े का भेदभाव यहाँ था। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था थी, यानी पहले जो समाज था उसे 4 भागों में बांट दिया गया था। तो मैं इन बिल्कुल चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता, ये होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें सब होती हैं तो मैं मानता हूं कि विदेशी कोई भी हो वो जो है हमारे ऊपर शासन करने में सफल हो जाएगा। जिस तरह से हमारे आपसी मतभेद भी अलग अलग होंगे, अगर एक नहीं होते तो इसी प्रकार जाति व्यवस्था रही, छुआछूत रहा, या वर्ण व्यवस्था रही, या तरह तरह के ऐसा ऊंच नीच की या लिंग व्यवस्था रही, तो इस तरह की अगर बातें रही तो निश्चित रूप से विदेशी यहां शासन करने में सफल हो जाएंगे। देखिए यहां फिर तीसरा हमारा पुरुष प्रधान देश। देखिए पहले से ही हमारे देश को अधिक महत्व पुरुष को दिया जाता है, यानी पुरुष को मतलब कि पुरुष ही परिवार का मुखिया माना जाता है। ज्यादातर ये स्थिति हमारे यहाँ रही है। वैसे प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि जो परिवार होते थे वो दो प्रकार के होते थे, एक मातृसत्तात्मक और एक पितृसत्तात्मक। तो मातृसत्तात्मक तो उस परिवार को कहते थे जिसकी सत्ता, यानी जिस परिवार की सत्ता उसकी माँ के हाथों में होती थी, अर्थात जो बुजुर्ग महिला थी उसके हाथों में होती थी। और पितृसत्तात्मक परिवार वे था जिसमें बुजुर्ग पुरुष के हाथ में सत्ता परिवार की होती थी। तो हमारा जो देश है उसके बाद, ये प्राचीन काल की मैं बात आपको बता रहा था, लेकिन उसके बाद हमारे देश जो पुरुष प्रधान देश रहा है, अर्थात पुरुष की ही ज्यादा चलती है। तो कहीं ना कहीं पुरुष की जब ज्यादा चलती है तो स्त्री पुरुष में भी भेदभाव वाली सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है, भेदभाव वाली स्थिति आ जाती है। यह कारण भी दूसरों को जगह देने में शामिल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए हमारा चौथा पॉइंट, देखिए राजाओं की शान शौकत। राजाओं की शान शौकत। देखिए होता क्या था, राजाओं की शान शौकत से मतलब क्या है कि यहाँ के जो राजा थे जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, किसी विदेशी से मान लो युद्ध हुआ, जो विदेशी यहाँ आए उन्होंने भारत के जो राजा थे, भारत के जो लोग थे उन पर आक्रमण अगर किया तो वो पृथ्वी उत्तर के रूप में क्या करते थे, पृथ्वी उत्तर के रूप में बड़े ही शान शौकत के साथ हाथी को सजाने के बाद हाथी पर बैठकर और पूरी शान शौकत के साथ वो निकलते थे। और यहां तक कि जब वो युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो उनके यहां देखिए जब हाथी जाएगा तो हाथी, पहली बात तो ऐसा माना जाता है कि हाथी जब पीछे की साइड में मुड़ेगा तो पूरा मुड़ता है, जबकि जो विदेशी आक्रमणकारी थे या विदेशी लोग थे उनके पास घोड़ा, खच्चर इत्यादि पशु होते थे जो बड़े ही फुर्तीले होते हैं और किसी भी स्थान पर आने जाने के लिए सक्षम होते हैं। जबकि हाथी जैसा एक विशालकाय पशु ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने में सक्षम नहीं होता, और ये जो है शान शौकत के चक्कर में मतलब उनसे हार जाते थे। ऐसा कारण भी रहा है, यानी ये कारण भी दूसरों अर्थात विदेशियों को जगह देने में हमारे यहाँ सफल रहा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजाओं का पीठ न दिखाना। राजाओं का पीठ न दिखाना। देखिए ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ के जो राजा थे युद्ध में मर जाएंगे लेकिन कभी भी पीठ नहीं दिखाते थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भागते नहीं थे। मैं मानता हूं कि ये जो है एक श्रेष्ठ या एक अच्छे राजा की पहचान है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां अपनी जान बचाने की आपको सूझ रही हो या लगता हो कि हमारी जान बचने के बाद में हम दोबारा अगर कोशिश करें तो हम सफल हो जाएं या सफल हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में अगर पीठ दिखाकर भागना हो तो मैं मानता हूं वो भी उचित हो सकता है। जैसा कि हमारे यहाँ के राजाओं ने तो ये स्थिति की कि कभी भी वो रण क्षेत्र से अर्थात युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं भागे। लेकिन जो विदेशी लोग होते थे उन्हें लगता था कि हमारी सेना हारने वाली है या फिर हम हारने वाले हैं, तो वो पीठ दिखाकर अर्थात युद्ध क्षेत्र था उसे छोड़कर भाग जाते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि वो अपना जान और माल को बचा लेते थे और दोबारा सुसज्जित तरीके से आक्रमण करते थे और वो सफल हो जाते थे। तो ये भी एक रीजन रहा है।
दूसरों को जगह देने का या भारत पर विदेशियों को शासन करने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए हमारा जो छठा पॉइंट है ये है शिक्षा का अभाव, या फिर कह सकते हैं कानों का कच्चा होना। देखिए हमारे यहाँ, देखिए कुछ लोग, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी, छुआछूत थी, वर्ण व्यवस्था थी, इन सब के होते हुए सभी लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती थी, सभी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी, जिस कारण से यहाँ के जो महाराज लोग थे, यहाँ के जो राजा लोग थे, वो कानों के कच्चे होते थे। अर्थात किसी ने उनके प्रति या किसी दूसरे राजा के प्रति अगर कान भरे तो वो तुरंत मान लेते थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा की अभाव की हमें पता चलता है कि उनमें जो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव रहा है, जिसकी वजह से उनकी पूरी तरह से समझ विकसित ना हो पाई, और उसकी वजह से वो दूसरे पर, जिसने भी आकर उनसे कुछ बोला, उस पर एकदम तुरंत विश्वास कर लेते थे। तो ये भी एक कारण रहा है विदेशियों को भारत में शासन करने के लिए, जगह देने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए यहां युद्ध नीतियां। तो देखिए युद्ध नीतियां से मतलब यह है कि जो हमारे भारत में जो राजा होते थे वो पुरानी युद्ध नीतियों को अपनाते थे, अर्थात पुराने जो तौर तरीके थे युद्ध लड़ने के उन्हें ही वो अपनाते थे। लेकिन जो विदेशी लोग थे वो तरह तरह के आधुनिक हथियारों का प्रयोग करते थे, आधुनिक तीरों का प्रयोग करते थे, और तरह तरह की ऐसी चीजों का प्रयोग करते थे जो वर्तमान में उनके लिए लाभकारी सिद्ध हों। जबकि हमारे यहाँ के जो राजा थे, हमारे यहाँ के जो राजकुमार थे, वो पुरानी परंपरागत रीतियों को अपनाते थे, जो पुरानी से पुरानी चली आ रही थी पहले से ही। तो आप मानिए कि जो नए परंपरागत साधन होते हैं, तो मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं युद्ध की दृष्टि से अगर देखे जाएं तो आधुनिक जो साधन होते हैं वो पुराने वाले से कहीं ज्यादा विकसित होते हैं। तो ये कारण भी एक रहा है, मतलब विदेशियों को भारत में जगह देने का, अर्थात भारत पर शासन करने में जो विदेशी सफल रहे, ये भी एक कारण रहा है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है कुर्सी या सिंहासन से लगाव। देखिए विदेशी राजा हो तो ये सोचता था कि ये कुर्सी है, अर्थात जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ है, अर्थात जो राजा बना हुआ है, उस कुर्सी को हमेशा हमेशा के लिए ही उस पर रहे। तो ये सोच भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक राजा है, वो किसी कारण बस मतलब योग्यतम नहीं रहा, यानी वो कुछ समय पहले तो योग्यतम था, लेकिन किसी कारण बस वो युद्धों में हार चुका है, तो फिर भी उसे ये लालसा रहती थी कि मैं कुर्सी पर ही बैठा रहूं। तो ये रीजन भी एक ये रहा कि इसकी वजह से भी विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो भी मतलब भारत में जगह बनाने के लिए मतलब उन्हें बहुत फायदा पहुंचा इससे भी। ठीक, जो लास्ट पॉइंट है इसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है भाई ये है विदेशियों का युद्ध प्रशिक्षण। देखिए जो विदेशी लोग होते थे, जो सेना में आते थे लड़ने के लिए, जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल माने, बाबर की माने, तो हमारे यहाँ जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी की लड़ाई बाबर से हुई थी। इब्राहिम लोदी बाबर भारत का था। तो जब लड़ाई हुई तो उसने क्या करा कि उसके जो सैनिक थे वो सैनिकों को इतना एक्साइटेड कर देता था युद्ध से पहले, ताकि जो सैनिक है मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और अपने मतलब जान की परवाह किए बिना मतलब दूसरे पर पूरी तरह टूट पड़े, चाहे वो किसी भी तरह से मतलब हराएं दूसरों को। यानी उन्होंने कह सकते हैं अगर हम अपनाएं, देखिए साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड और भेद, यानी ये चारों युद्ध की जो नीतियां होती हैं दूसरों को हराने की, इन नीतियों का प्रयोग विदेशियों द्वारा किया गया। लेकिन भारत वाले जो हैं उनके द्वारा इन चीजों का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में या फिर बहुत ही कम या फिर बिल्कुल ही नहीं किया गया। इसी वजह से जो भारत पर जो विदेशी लोग थे वो शासन करने में सफल हुए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये देखिए इस बात से एक सीख जरूर मिलती है। अगर मान लो आज भी हमें कोरोना वायरस का मतलब खात्मा करना है या कोरोना वायरस से टक्कर लेनी है या फिर उसे पूरी तरह से खत्म करना है,
तो इन वाली चीजों को हमें बिल्कुल भुलाना होगा। और इन चीजों को अगर हम भुलाते हैं, एक होकर कार्य करते हैं, तो आशा करता हूं निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस को खत्म करने में सफल होंगे और एक दिन फिर हमारा जो भारत है फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, ये निश्चित है। और फिर जो हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से आप जो सरकार द्वारा बताए गए नियम हैं उन्हें फॉलो करिए, घर पर रुकिए, चेन को तोड़ने का कार्य करिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। और खांसी जुकाम इत्यादि अगर होता है तो जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनसे सलाह लें और तुरंत जो चेक कराएं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो पे आप पहली बार हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से दोस्तों मुझे अपनी राय भी बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।